हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इसकी क्विज और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप एमजेटे ऐप से डाउनलोड कर पाओगे। कल का क्विकली रिविजन करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो दोस्तों कल अभी मैंने बताया कि 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेपाल के प्रांतीय और संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जो है वो 7वीं बार सांसद का चुनाव जीते हुए हैं और तमिलनाडु के औरिटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। मुंबई अभी सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में दक्षिण एशिया में टॉप पर रहा है। अभी हाल में राखी कपूर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, नाउ यू ब्रीथ, इसका विमोचन इन्होंने किया। राजेंद्र पवार ये फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। और वहीं मलेशिया ने अनवर इब्राहिम को अपना नया प्रधानमंत्री चुना, यानी कि ये वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। IFFI अवार्ड में 53 आवर चैलेंज का खिताब जीत लिया है डियर डायरी ने। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए चेयरमैन बन गए हैं TG सीताराम। इससे पहले IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर थे। और अभी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार एक और रेटिंग जारी की गई, जिसमें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बनकर के सामने आए। ये पिछली बार भी थे और उससे भी पहली बार ये थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, एक भारतीय संविधान दिवस। तो उपरोक्त दोनों आप ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे, एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नेशनल मिल्क डे। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ना, ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती के अवसर पर ही 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। भारत में दूध की कमी थी उस टाइम पर, और आज के टाइम पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही अमूल मिल्क की स्थापना करी। अमूल दूध जो आप पीते हो रहा, ये इन्हीं की स्थापित कंपनी थी। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर 2014 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। क्लियर? ये तो हुआ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, संविधान दिवस। तो दोस्तों 26 नवंबर को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था, अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस वजह से 26 नवंबर का दिन चुना गया भारतीय संविधान दिवस के रूप में। अच्छा, ये संविधान दिवस के रूप में 2015 से मनाया जाता है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 19 नवंबर 2015 को इसको अनाउंस किया गया कि अब से मनाया जाएगा, और फिर तब से पहली बार 26 नवंबर 2015 को मनाया गया और तब से मनाया जाता है। इससे पहले ये सेम डे जाना जाता था कानून दिवस के नाम से, कानून दिवस के नाम से, राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से इससे पहले ये जाना जाता था। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना बनाई है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा घोषणा करी गई है कि अब वंदे भारत ट्रेनें जो हैं इनका निर्यात भी किया जाएगा। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, आकाश मिसाइल हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, ऐसे ही हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं इनको भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये शुरू हो जाएगा 2025-26 से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, रेलवेज प्लान टू एक्सपोर्ट वंदे भारत ट्रेन बाई 2025 टू 2026। अब देखो, वंदे भारत एक्सप्रेस ना, ये इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और बहुत ही ज्यादा चर्चे में रही थी और बहुत ही खूबियां सुर्खियां ये बटोरी थी। इससे पहले ट्रेन 18 के नाम से लॉन्च किया गया था, ट्रेन 18 के नाम से। कारण ये था कि ये 18 महीनों में बनकर के तैयार हुई थी। ठीक है, आगे चल करके इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया।
वर्तमान समय में केवल 5 ही वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में चलती हैं। पहली वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पूछा जाए तो आप बताएंगे फर्स्ट वाली दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। ठीक है, अभी 5 चलती हैं। आगे आने वाले प्लान में, बजट में तो बात करी गई थी 400, लेकिन आगे आने वाले प्लान में अभी अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा करी हुई है कि टोटल 475 जो ट्रेनें हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ये बनाई जाएंगी, ये चलाई जाएंगी आगे आने वाले समय में। तो देखो वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत ये है, ये तो फैसिलिटी एक तो बहुत बढ़िया देती है, दूसरी इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, और तीसरी इसकी एक्यूरेसी भी अभी तक काफी हद तक रही है, लेट होने वाली भी समस्या बहुत हद तक कम हुई है। तो 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया यहाँ के मार्केट्स में वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां निर्यात की जाएंगी, यानी एक्सपोर्ट की जाएंगी भारत के द्वारा। क्लियर है? 2019 में पहली बार दिल्ली और वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें शीर्ष भारतीय संस्थान कौन बना? तो इसमें शीर्ष पर है दोस्तों आईआईटी दिल्ली। अभी हाल ही में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी गई। इसको जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। अब इसमें आईआईटी दिल्ली जो है ये भारतीय इंस्टीट्यूट्स में टॉप पर है। देखो टोटल 7 इंस्टीट्यूट्स को, 7 भारतीय इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 100 में तो केवल और केवल 3 ही हैं टॉप 100 में। ठीक है, तो अब देखो टॉप 100 में कौन कौन है। एक तो है आईआईटी दिल्ली, ठीक है, फिर आईआईटी मुंबई है, और है आईआईएससी बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। तो आईआईटी दिल्ली जो है ओवरऑल रैंकिंग पर है 29वें पर, आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु 98वें स्थान पर है, आईआईटी बॉम्बे है 72वें स्थान पर। इसके अलावा भी आईआईटी खड़गपुर, एमटी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, ये सभी भी टॉप 250 में शामिल हैं। टॉप पर कौन है? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमेशा हर एक रैंकिंग में टॉप पर रहता है। इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। क्लियर है? तो आपको केवल भारतीय संस्थाओं की बात याद रखनी है, इसकी का नाम याद रखना है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन की ये रिपोर्ट है। आगे, भारतीय वायुसेना ने कहां पर संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित किया? तो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में आगरा में ये संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया है। नाम रखा गया है इसका समन्वय। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ज्वाइंट HADR। HADR का क्या मतलब होता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी आपदा राहत, ये एक्सरसाइज था, नाम था इसका समन्वय 2022। तो ये अभी हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया। अब देखिए इसमें दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। ठीक है, आसियान की अगर बारे में बात करें तो 2008 में इसके लिए चार्टर लाया गया था, और इसके बाद फिर इसमें 10 देश हैं। ठीक है, और ये सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं इसमें। क्लियर है? तो 28 से 30 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। आगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में, अच्छा भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष वगैरह तो आप जानते ही होंगे ना, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, मतलब वायुसेना के अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे निक्षय मित्र योजना का एम्बेसडर बनाया? तो देखो निक्षय मित्र योजना, इसके बारे में मैंने आपको योजना वाली वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, अच्छे से डिटेल में देखो, योजना पर मैंने 2 वीडियो आपको दी हुई हैं। अगर आप कोई सब एग्जाम देने जा रहे हो, खास करके सीजीएल का देने जा रहे हो, तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना, फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। योजना, महोत्सव, मेले कौन क्या है, ये सब वीडियो मैं दे चुका हूँ फ्री में, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आप लोग का 1-2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फिलहाल निक्षय मित्र योजना के बारे में इसमें हमने चर्चा करा हुआ था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे लॉन्च किया था, निक्षय मित्र योजना। और निक्षय मित्र योजना के तहत टारगेट बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त भारत बनाया जाए। इसके लिए एक और अभियान चलाया गया था कि लोग जो हैं निक्षय मित्र योजना के तहत क्या कर सकते हैं? गोद ले सकते हैं। किसको गोद लेंगे? टीबी के मरीजों को गोद लेंगे। ठीक है, अब कोई सेलिब्रिटी है या कोई अमीर व्यक्ति है तो वो
एक गांव के में स्थित जितने भी टीबी मरीज हैं उनको, एक हॉस्पिटल में स्थित जितने भी टीबी मरीज हैं उनको, या फिर कोई एक दो टीबी मरीजों को गोद ले सकता है। गोद लेने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके इलाज का पूरा खर्चा वहन करेगा। तो ये थी निक्षय मित्र योजना। इसका उद्देश्य यही था कि जिससे ज्यादा तेजी से आए जो टीबी के मरीज हैं उनका इलाज करने में, और जिससे 2025 तक हम लोग टीबी मुक्त भारत बन सके। अब इसी चीज को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? डॉक्टर दीपा मलिक को। दीपा मलिक आपको पता है पैरालंपियन है। तो पैरालंपियन दीपा मलिक जो कि मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित है, इस वजह से डॉक्टर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। तो इनको निक्षय मित्रा आपको ऐसे ही लिखना है, निक्षय मित्रा का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। वैसे दीपा मलिक जो है ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, खेल रत्न भी इनको मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये आगे चल करके अब टीबी मुक्त भारत कैंपेन को प्रमोट करेंगे। क्लियर? सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा करी गई है। आगे, भारत ने कब तक के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी का पद जीता? तो भारत जो है ये 2023 से 2025 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का वाइस प्रेसिडेंसी यानी कि उपाध्यक्ष का पद जीत लिया है। तो भारत उपाध्यक्षता करेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आपके सामने है, इंडिया विंस वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। देखो 90% से ज्यादा लोगों ने वोट किया इंडिया के लिए, इसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया? इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन में। ठीक है, जनरल मीटिंग हुई थी वहां पर, जो कि जनरल मीटिंग हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो वहीं पर इंडिया जो है चुना गया है उपाध्यक्षता करने के लिए। क्लियर? अब विमल महेंद्र जो होंगे ये भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे, यानी कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे आईएसी के उपाध्यक्ष के रूप में। अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक प्रकार का एक मंच है, एक कमीशन है, एक आयोग है, समझ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इलेक्ट्रोटेक्निकल पर बातचीत करेगा, मुद्दों पर बातचीत करेगा, और भारत इसमें उपाध्यक्ष है तो भारत अपने मुद्दों को सामने पहले रखेगा। हाल ही में कितने भारतीयों को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में टोटल 128 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स अनाउंस, इसकी घोषणा कर दी गई है। 2019, 2020 और 2021 3 वर्षों के लिए किया गया है, इसी वजह से 128 पहुंच गया है। अब देखो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ना, ये किसको किसको दिया जाता है? तो ये दोस्तों म्यूजिक के लिए दिया जाता है। संगीत से तो आप तुरंत समझ जाओगे, हाँ म्यूजिक के लिए दिया जाता है, चलो ठीक है। लेकिन ये डांस के लिए भी दिया जाता है, थिएटर जो करने वाले हैं वो भी पाते हैं, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल म्यूजिक, डांस, थिएटर, इनको भी दिया जाता है। मतलब जो अपने कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, जो कल्चरल डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, लोक नृत्य हुआ, लोकगीत हुआ, उनको भी दिया जाता है। तो अभी हाल ही में टोटल जो लिस्ट है 128 की, इनको घोषणा करी गई है, दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें भरतनाट्यम के नृत्यांगना वसुंधरा दोरेस्वामी, अनुभवी कर्नाटक गायक आर के पद्मनाभ, इन सबको भी शामिल किया गया है। अब टोटल 128 का नाम तो मैं गिना नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मोटा मोटा आप जान लो इसको। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। आगे अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू की है। एक नई पॉलिसी आई है, कंट्रीज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। देश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन में पॉलिसी होगी, सुसाइड रोकना ही इसका उद्देश्य होगा। ठीक है। वर्तमान समय में युवाओं की इस कोशिश को कम करने के लिए, मतलब ये जो तरीका अपनाते हैं लोग सुसाइड करने का, ये तरीका कम करने के लिए, और वो भी टारगेट भी डिसाइड किया गया है कि 2030 तक 10% तक की कमी लाने के लिए ये सरकार के द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। देश की पहली ऐसी पॉलिसी लॉन्च की गई है जिससे आत्महत्या रोकी जा सके, कुछ हद तक कम की जा सके। अब इस पॉलिसी में क्या होगा? इस पॉलिसी में हो सकता है मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाए, हो सकता है कुछ ऐसे मानव सुधार केंद्र या इस टाइप के कुछ भी मतलब स्थापित किए जाएं। ठीक है, साइकोलॉजिकली कुछ ट्रेन किया जाए, और कोई अगर अपने आप को डाउन फील कर रहा हो, डिप्रेस्ड फील कर रहा हो, तो उनके लिए कुछ ऐसे माहौल वहां पर हो, जगह जगह बनाए जाए, जो भी हो सकता है इस पॉलिसी में। ठीक है।
अमूमन डाटा के अनुसार 15 से 29 वर्ष की जो होते हैं व्यक्ति वो ज्यादा करते हैं सुसाइड। ठीक है, उसके ऊपर झेल गए तो मतलब झेल गए पूरी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं आती। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने? तो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, ये पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख होंगे। कमर जावेद बाजवा की जगह पर आएंगे। ये आईएसआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, मतलब कि अध्यक्ष रह चुके हैं। आईएसआई मतलब कि समझ लो कि एक प्रकार से वहां की खुफिया एजेंसी है, और हालांकि नाम तो है खुफिया एजेंसी का, काम तो आतंकवाद का ही फैलाने का करती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर जो हैं ये अब इसके पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए हैं। अच्छा, एक फैक्ट बताऊं आपको, देखो पाकिस्तान में ना आर्मी चीफ की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही वैल्यू है। आर्मी चीफ यहां तक कि डिसाइड करता है कि सरकार किसकी होगी। ठीक है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि आर्मी सरकार चलाती है। ठीक है, अच्छा, जब ये आईएसआई के प्रमुख बने थे बहुत ज्यादा समय तक इनका कार्यकाल नहीं रहा, कुछ ही महीनों में लगभग 8 महीनों के आसपास में इनको हटा दिया गया, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को बना दिया गया। ठीक है, तो फैज हामिद ये आईएसआई के प्रमुख हैं वर्तमान में, और असीम मुनीर जो हैं ये अब सेना प्रमुख बन गए हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भारतीय गणतंत्र दिवस की जो 2023 में जो इवेंट होगा उसमें अब्दुल फतेह अल सीसी को इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट। देख पाओगे आर्टिकल, इजिप्ट प्रेसिडेंट लाइकली चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अच्छा, एक चीज और अनाउंसमेंट सामने आई है कि मिस्र जो है ये भारत का तेजस खरीदने में रुचि दिखा रहा है, तेजस फाइटर प्लेन जो भारत का है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस इवेंट में भारत से और मिस्र से रिश्ते तो अच्छे हो ही रहे हैं। अभी मिस्र रिसेंटली दोस्तों COP27 की अध्यक्षता किया हुआ है। COP27 मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसका अभी हाल फिलहाल में इसने आयोजन किया सक्सेसफुली। तो अब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया गया है। अब देखना है ये आते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में क्या हुआ, कोविड को लेकर के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो कैंसिल कर दिए थे, बहाना लिए थे कोविड का, हालांकि बात उतना नहीं थी, सेफ्टी सिक्योरिटी तो था ही। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा 2020 में ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो आए हुए थे, और अब देखो 2023 के लिए गणतंत्र दिवस की परेड के रूप में ये आते हैं कि नहीं। ये दोस्तों पूर्व सेना अधिकारी रह चुके हैं, वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। 2014 और 2018 में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में ये 2 बार चुने भी गए। क्लियर, मिस्र आया है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में मिस्र है कहां पर। वर्ल्ड मैप पे हम लोग देखेंगे, ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से अगर हम लोग आएंगे ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आना है इधर, और यहीं पर सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा इजिप्ट। ये रहा इजिप्ट, ठीक है ना, इजराइल के पास में ये रहा इजराइल, इधर से शुरू हो जाता है, यहाँ पर इजिप्ट है। इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है कायरो, कायरो या काहिरा हिंदी में बोलते हैं, और वैसे तो कायरो लिखा जाता है इंग्लिश में। इजिप्ट बहुत ही पुरानी सभ्यता वाला एक देश है, मेसोपोटामिया सभ्यता यहीं पर विकसित हुई थी। ठीक है, तो इजिप्ट यानी मिस्र जो है यही जो है, और यहीं से इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो स्वेज नहर है वो यहीं से बहती है, जो अलग करती है किसको, एशिया को और अफ्रीका को अलग करती है स्वेज नहर। ये सभी कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय वाला देश इंडोनेशिया है, आपसे कल का क्वेश्चन पूछा गया था। एमएसएमई मंत्री नारायण तातुर आने हैं। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं, ये किस जिले से 7वीं बार सांसद बने हुए हैं, ये कमेंट करके बताइए। इसके अलावा निम्न में से कौन सी पुस्तक साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा भी बाकी पुस्तकें किसने लिखी है ये भी आप बता सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। बहुत ही जल्द आपके लिए मैं सरप्राइज लेकर के आ रहा हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, और फिलहाल खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसको लाइक शेयर कर दीजिए। पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी पर मिलेगी, वहां से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम पर वन लाइनर मिलेगी, टेलीग्राम से आप वन लाइनर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।